नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं श्रीनगर का डाउनटाउन कहे जाने वाले इलाके हब्बा कदल से। कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो गया है, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। अब दूसरे चरण का मतदान श्रीनगर में होना है, लिहाजा हब्बा कदल में लोगों के मिजाज क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो वोट डालने के लिए अगर निकल रहे हैं तो आखिरकार उनके मसले क्या है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम पहुंच गए हब्बा कदल। हब्बा कदल जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहां कभी सिर्फ और सिर्फ आतंकियों की गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, जो क्षेत्र कभी मिलिटेंसी का हॉटबेड माना जाता था, लेकिन आज यहां हर तरफ एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। माहौल चुनावी है, लिहाजा इन दिनों हब्बा कदल की सड़कों से लेकर बस्ती की गलियों तक चुनावी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रीनगर के 8 विधानसभा सीटों में से एक डाउनटाउन यानी पुरानी आबादी वाले इलाके हब्बा कदल के हर चौराहे, हर गलियों में इन दिनों इसी तरह से चुनाव अभियान चलाए जा रहे हैं। दरअसल आने वाले 25 सितंबर को दूसरे चरण के तहत हब्बा कदल विधानसभा सीट पर वोट डाले जाने। इस सीट पर अब की बार कुल 16 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिटिंग विधायक शमीम फिरदौस, पीडीपी से आरिफ इरशाद लेगरू, बीजेपी से अशोक कुमार भट्ट और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से संजय सर्राफ प्रमुख चेहरे। तमाम कैंडिडेट अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखे। सुबह होते ही सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव कैंपेन में जुट जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने लिए वोट की अपील करते हैं। हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी जब हब्बा कदल की सड़कों पर चुनाव अभियान का जायजा लेने पहुंचे तो उस वक्त भी तमाम प्रमुख चेहरे अपने कैंपेन में जुटे हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम फिरदौस हो या बीजेपी से अशोक कुमार भट्ट या फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से संजय सर्राफ हो, सभी अपना अपना जनसंपर्क बढ़ाने में लगे हुए थे। आपको सबसे पहले मिलवाते हैं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शमीम फिरदौस से। शमीम फिरदौस 2008 और 2014 दोनों ही चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर विधायक चुनी गई। अब की बार हैट्रिक लगाने के मकसद से मैदान में उतरी, जिसके लिए शमीम फिरदौस अपने इलाके में लोगों से भेंट मुलाकात कर अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में जुटी हुई। आप लगातार यहाँ पर चुनी जाती रही हैं, इस बार कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? इंशाअल्लाह रहमान मुझे लगता है ठीक चल रहा है, हमारी कामयाबी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आएगी, लोगों की खिदमत करेगी, यही हमारा तभी नारा था और हमारा दिल। आपको लगता है कि आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मजबूत वाली स्थिति पर है जहां पर लोगों ने सबको ट्राई करने के बाद अब ये महसूस किया है कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूर मिलना, क्योंकि लोग खुद ही चाहते हैं और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर इनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। इन्होंने देखा पिछले 10 साल में कि क्या हुआ है। इन्होंने लोगों ने वोट दिया था पीडीपी को और बीजेपी को, और उसका तो नतीजा हमारे सामने और इन सब लोगों के सामने है। कैसे उन्होंने जो हमारा तशक्कुस था वो कैसे फिर उन्होंने खत्म किया है। 370 खत्म किया है, 35A खत्म किया, हमारा जो फ्लैग, कौमी फ्लैग, स्पेशल स्टेटस वो खत्म हो गया है। और अब 2019 से अगस्त से 5 अगस्त से जो इन्होंने हालात यहाँ पर किए बीजेपी गवर्नमेंट ने, तब से भी लोग परेशान है, न पावर है, न बिजली है, न पानी है, सब कुछ यहाँ का, वो लोग यहाँ के लोगों का खून चूस रहे हैं और वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी में। यहाँ के लोग जान गए हैं अब कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरियाँ नहीं चलेंगी। यहाँ कश्मीर है और कश्मीर की जो भी इक्तिसादियात है, जो यहाँ के हालात है, वो ये लोग खुद संभालेंगे, खुद ठीक करेंगे। जो पोलिंग हुई है यहाँ पहले फेज में, फर्स्ट, तो वो 61% या इस तरह के रेंज में हुई है। पहले यहाँ पर पोलिंग कम हुआ करती थी। ये दोनों के बीच फिनोमेना में अंतर क्या है? लोग यहाँ बहुत मुसीबत का, उन्होंने मुसीबतें देखी है, उन्हें मुश्किलात देखी है। पिछले 7-8 साल से 9 साल से तकरीबन यहाँ के लोग जी नहीं रहे हैं।
उनका जो तशक्कुस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म किया है। वो आजादी चाहते हैं, वो अपनी आजादी चाहते हैं, जाती आजादी चाहते हैं, जहनी आजादी चाहते हैं। वो चाहते वो तरक्की करें। यहाँ का यूथ उन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया है, उनकी नौकरियां छीन ली गई है, उनको बेकार बना रहे हैं। एक तो नौकरी देते नहीं है और दूसरा उनकी जो नौकरी होती है, रोजी रोटी होता है, वो छीन लेते हैं। तो नेचुरली लोगों को तो अब एहसास हो गया कि उनको अपने खुद को भी देखना है, हमारे नौजवानों को खुद को देखना है, जो उनकी नौकरियां हैं उनको देखना है, हमारे जॉब्स का है, जॉब सिक्योरिटी वो अगर है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और कोई जॉब सिक्योरिटी जो यहाँ के नौजवान है, जो यूथ है, उनको कोई नहीं देगा, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस। हब्बा कदल घाटी की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी को लगता है कि वो यहां से जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि अब तक एक बार भी बीजेपी को यहां कामयाबी नहीं मिली, यानी इससे पहले बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इस सीट पर पार्टी का झंडा बुलंद नहीं कर पाया। यहाँ कभी ये हालात थे कि बीजेपी का नाम लेने से भी कई लोग कतराते थे, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी मजबूती के साथ कश्मीरी पंडित अशोक कुमार भट्ट को अपने उम्मीदवार बनाया। अशोक भट्ट बाकायदा बर्बर शहर इलाके में अपना चुनावी कार्यालय खोलकर अपने कैंपेन को धार दे रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का परचम लहराने की पूरी जिम्मेदारी अशोक भट्ट के कंधों पर है, जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये जो डाउनटाउन का इलाका है हब्बा कदल, यहाँ तो दफ्तर खोलना, कुछ दिन पहले यहाँ पर कैंपेनिंग करना और भारतीय जनता पार्टी का खास तौर पर दफ्तर खोलना, ये तो लोग बहुत आसानी से इसको एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आज ये हकीकत है। तो क्या आपको लगता है कि 370 के बाद की जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत तब्दील हुए हैं और इसी कारण से ये सब संभव हो पाया है? देखिए, ये मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी ने जो 370 को हटाया और 35A को हटाया, वो सबसे अच्छा है कि मतलब यहाँ पर एक तो डेवलपमेंट का जो दौर चल रहा है, दूसरा अमन। पहले एक वक्त हुआ करता था, छोटे छोटे से बच्चे या कोई यूथ हुआ करता था, वो जब घर से निकलता था शाम को गारंटी नहीं हुआ करती थी कि वो वापस आए। बाप भी उसका परेशान, माँ भी परेशान, घर वाले परेशान, क्या मेरा बेटा निकल रहा है, काम के लिए निकल रहा है, क्या वो वापस आएगा, क्या मेरा बेटा या बेटी जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं वापस। तो वक्त बदल गया है, वक्त अब चेंज हुआ है। अब जो अमन जो चल रहा है यहाँ पर, मोदी साहब ने यहाँ पर अमन जो लाया है, उसमें सब बच्चे, यूथ जो भी हैं, सब खुश हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूंगा, यहाँ पर 365 डेज में से, एक साल में से 280 दिन बंद रहता था। वो भी एक मतलब यहाँ का कारोबार को एक बड़ा धक्का लगता था, बिजनेस कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान होता था। मैंने यहाँ पर भी अभी चैलेंज लिया है और यहाँ पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैं यकीन के साथ कह दूंगा आपको कि पहला कंवल का फूल इसी हब्बा कदल से खिलेगा। हब्बा कदल की सियासी लड़ाई में खिलाड़ी संजय सर्राफ भी। कश्मीरी पंडित संजय सर्राफ इस बार पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। हालांकि संजय सर्राफ इस सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट है जो इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2002, 2008 और 2014 संजय सर्राफ तीनों ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, मगर कभी सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब की बार संजय सर्राफ भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे। आपको लग रहा है कि इस बार पहले की अपेक्षा कुछ अंतर है, जीत की संभावना है? ऑफ कोर्स, देखिए अब तो सबसे अच्छी और खूबसूरती है, जैसे 140 करोड़ लोग डेमोक्रेटिक सेटअप के माध्यम से वोट डालते हैं, सेम वे में इस बार हम कश्मीरी भी वोट डालते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से अब नेता चुनेंगे। अब वो 1000-1500 वाला मसला खत्म हो गया। पर्टिकुलर पार्टी 1000-1500-2000 के बीच में रहते थे, तो उसी 2000 में वो लोग वर्कआउट करके साइड में हो जाते थे। अब वो 2000 वाला मसला नहीं है। प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो पंडित समुदाय है वो ऐसा नहीं है कि वो कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो आपको चुनाव जिता दे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि पंडितों में ही बहुत चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है। अच्छी बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। संजय सर्राफ ने पिछले 25 साल से यहाँ कश्मीर में काम कर रहा है और कभी भी कश्मीरी पंडित और मुसलमान को देखकर कोई काम नहीं किया है। हमने जमीन पर काम किया है और जमीन पर काम कर रहा हूँ, और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज अगर कश्मीर में है वो ड्रग माफिया के खिलाफ है। जो ड्रग मिनेस बड़ी मुश्किल दौर से हम लोग
निकले हैं 32 साल के बाद। अब इस दौर को कवर अप कर रहा है यहाँ का ड्रग माफिया। ड्रग माफिया से मेरा बच्चा, मेरा यूथ, नौजवान खराब हो रहा है। हमें उस यूथ और नौजवान को बचाना है। उसके बाद हम कश्मीर और कश्मीर की आती है बाकी सबकी बात करेंगे। तमाम प्रमुख पार्टियों के नेताओं के वादे और दावे आपने सुने। अब आपको हब्बा कदल के आम लोगों से मिलवाते हैं। हब्बा कदल के लोग अब की बार किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे, उन्हीं से सुनिए। बच्चे हमारे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, बच्चों को कोई बेचारों को कोई सहारा नहीं है। अब कोई टीडीसी में पढ़ता, कोई बीए पास है, कोई एलडी पास है, कोई कुछ पढ़ते सभी बच्चे हैं, मगर घर में बैठे हुए हैं, न कोई काम है न धंधा है। बच्चों की पढ़ाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी टैक्स लग गई। एक आदमी तो सफर करेगा। सबसे बड़ी मैं अपनी बात करूंगा, या मैं खुद एक सेल्समैन हूँ, मेरी कितना पे होगा, मैं कितना करूंगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसा चल रहा है सर? अभी तो हमारा सर ट्रांसपोर्ट यहाँ सब बैठे हुए ट्रांसपोर्ट हमारा सर, एक छोटी गाड़ियाँ तो हम आज हमको सर तीन महीने हो गए सर यहाँ बैठते हुए। मतलब आजकल जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट है, कभी सर यहाँ की सर जो यहाँ ट्रैवल एजेंट है, इनकी सर प्राइवेट गाड़ी है जो इनके साथ वो सवारी थी प्राइवेट में, तो हमारी है सर परमानेंट गाड़ी है जो अभी बैठी हुई है सर। हमने सर बहुत गाड़ी देख ली है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब पिछले साल भी मतलब 2-3 सालों से ज्यादा दिक्कत आ गई ट्रांसपोर्ट से। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि जो अपना जो मतलब उसका जो होता था अपना रोजगार, वो चलाना मुश्किल हो गया। देश के तमाम राज्यों की तरह यहाँ भी रोजगार का मसला एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन यहाँ का एक लोकल मुद्दा सभी के दिलो दिमाग में घर कर गया है, वो है बिजली का बिल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हद से ज्यादा बिजली का बिल आना उनकी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी मांग पहले यही है, मीटर को हटाओ। हमें बहुत आता है, बहुत बिल आता है। 15-15 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार लगाते हैं खुद ही ऐसे ही। सर्दी का मौसम में जाएंगे कहाँ बच्चे लेकर, जाएंगे कहाँ? यहाँ पर सर्दी है, जाएंगे कहाँ? मजबूर है हम मजबूर है। हमारे पास हमारे स्टेट में 5 पावर हाउस है बड़े, हजारों मेगावाट बिजली जनरेट होती है। सलाल है, डोलहस्ती है और उड़ी सिवल है, और वहाँ पर हमारे स्टेट में हमारी जमीन पर हमारे पानी से चलती है, लेकिन हम बिजली हमें मिलती है सिर्फ बाहर जाती है पूरी लाइन, कोई सारा बाहर जाता है, हमें बिजली कुछ नहीं मिलती है। आजकल इतनी गर्मी में भी हमें दिन को बिजली बंद होती थी, इतनी परेशानी होती थी। अब सर्दियां आने वाली हैं, अब तो हम बिजली का मुंह ही नहीं देखेंगे। आप भी देते हैं बिजली का बिल बहुत ज्यादा? और क्या, बहुत ज्यादा। आपका बिल कहाँ तक जाता है? आप लोग यूज करते हैं? पहले कम आता था? पहले कम आता था, अब ज्यादा आता है। पहले 500-600, अब आती है 1300 से ऊपर, 1400 भी, 2000 से भी, 2000 से ज्यादा भी बिल आती है। और न पावर न कुछ, बिल्कुल नहीं। मेरा कजिन घर में नहीं है, वो कहीं गया है रिजाइडिंग के लिए, वो कहीं गया है, लेकिन उसके बिल जो है उसने पावर कुछ नहीं कंज्यूम किया, लेकिन बिल आ रहे 1500 रुपए। ये जुल्म नहीं है, और ये पिछले 10 साल से हमारे घर बंद है। घर बंद है। मेरे घर में, मैंने घर में हीटर सब कुछ उठा दिया, मैं गैस इस्तेमाल करता हूँ। मेरी बिल आ गई 200 यूनिट, 250 यूनिट। अब वही तरीका मैं अपना रहा हूँ इस वक्त। मैं पावर ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को 1300 रुपए बिल आ गए। ये नाइंसाफी क्यों हमारे कश्मीरियों के साथ है? हब्बा कदल में लोगों से अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो उनके सामने खड़ी आज की तारीख में है, जिसके बारे में हर व्यक्ति शिकायत करना चाहता है, वो है बिजली के मीटर। उन्हें लगता है कि पिछले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बदली है तो वो ये है कि बिजली के मीटर जो अब खंभों पर लगाए जाते हैं, घरों के मीटर खंभों पर लगाए जाते हैं, और ये मीटर इतना ज्यादा उन्हें बिल देते हैं कि वो पेमेंट करते करते परेशान हैं। यहाँ पर हमने देखा कि खंभों पर बिजली के मीटर स्पेसिफिकली फिक्स किए जाते हैं, और आप देखिए अगर दूर में भी आपको खंभे दिखाई पड़े तो हर खंभे पर बिजली के मीटर लगे हैं। ये बिजली के मीटर अगल बगल के घरों के खंभों पर लगे हुए हैं। हालांकि हाल ही में पीएम मोदी जब श्रीनगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बिजली बिल के साथ ही खाने के लिए चावल को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था। बीते सालों में यहाँ
गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहां 24 घंटे बिजली और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जो वादे किए गए उसमें खासतौर पर बिजली और अनाज, ये दोनों वादे जो हैं वो उनकी तरफ से हुए हैं। अब जाहिर है कि उस पर प्रतिक्रिया होगी और ये ऐसे वादे हैं जिसको कि लोग महसूस कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने तो जो बिजली के बिल आ रहे हैं और अनाज, ये दोनों बात प्रॉमिस कर दिया। जी किया ना प्रॉमिस। अब देखेंगे इलेक्शन के बाद होगा कि पूरे होंगे कि नहीं, वो अब तो आगे पता चलेगा। बिजली वाली मीटर आती है ज्यादा क्या, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे सर्दी में ज्यादा बिजली खर्चा होती है। सर्दी का मौसम, बर्फ होती है तो पानी ठंडा रहता है, इसलिए बिल तो आएगी ज्यादा। हब्बा कदल जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जहां कभी कश्मीरी पंडितों की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। पुराने दौर में तकरीबन 25 से 30% आबादी कश्मीरी पंडित वोटर्स की हुआ करती थी, लेकिन मिलिटेंसी के दौर में ज्यादातर कश्मीरी पंडित यहां से पलायन कर गए। एक जमाना था जब हब्बा कदल में करीब 70-75 हजार कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन उसके बाद वो दौर आया मिलिटेंसी का और एक एक करके सब जाने लगे, माइग्रेट करते चले गए। लोग जम्मू पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंच गए। अब यहाँ कुछ परिवार रहते हैं जो कि बहुत ही अपने आप को सेफ कर रखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं, काम से काम रखते हैं, लिहाजा कोई भी कोशिश उनसे मुलाकात की और उनसे प्रतिक्रिया लेने की सफल नहीं होती है। ज्यादातर कश्मीरी पंडित हब्बा कदल से पलायन कर जम्मू या फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। आज भी वो इन्हीं शहरों में रहते हैं, लिहाजा इनके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली और जम्मू में भी वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। यानी 25 सितंबर को जब हब्बा कदल में वोट डाले जाएंगे तो उस दिन दिल्ली और जम्मू के भी खास सेंटर पर हब्बा कदल के लिए मतदान किए जाएंगे। हब्बा कदल का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ अब तक 4 बार वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्यारेलाल खंडू को जीत मिली थी। इसके बाद 2002 में निर्दलीय कैंडिडेट रमन मट्टू यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इसके बाद 2008 और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम फिरदौस यहां से विधायक बन चुकी। हब्बा कदल एक टेस्ट केस की तरह है, कभी मिलिटेंसी का हॉटबेड कहलाता था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना मुश्किल, लेकिन यहाँ आज दफ्तर खुला है और यहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की टिकट पर। साथ ही साथ ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर माइग्रेट कर गए और अब यहाँ कुछ जो फैमिलीज हैं वो बोलना नहीं चाहती हैं, चुप रहना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि बोलने से कौन सी मुश्किल सामने आ जाएगी। और ऐसे में ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव क्या इस तरह के जो मसले हैं उनका सल्यूशन लेकर के आते हैं या फिर ये चुनाव मुश्किलों को बढ़ाते हैं? इस नतीजे का दम साध कर 8 तारीख को इंतजार होगा। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, हब्बा कदल, श्रीनगर।